तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है एक और ही बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन, बहुत ही रियल और बहुत ही अच्छे टैलेंटेड वर्सेटाइल आर्टिस्ट स्पेक्ट्रा भाई, जिन्हें आप जानते हो MTV हसल 2.0 के टॉप 5 फाइनलिस्ट में से एक थे भाई। और ये बताते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि ये हमारे स्कूल के जूनियर भी है। हाँ भाई, ये हमें शो पे ही पता चला था कि मेरे एलुमनाइज बैठे हैं सारे। भाई हमारे से 3 साल जूनियर है। और जब भाई हसल में था ना, तो एक दो पोस्ट इन्होंने फेसबुक पे डाले, तो मेरे को पता चला मतलब मेरे पे क्यों आ रहे हैं यार, इस बंदे को तो मैं हसल में देखता हूँ। तो इनका नाम स्पेक्ट्रा के नाम से पता था मुझे। और जब मैंने देखा शुभम पाल, और ये मेरा फेसबुक फ्रेंड था, मैंने कहा अबे यार पता ही नहीं था हमें कि हमारे स्कूल का बंदा इतना टैलेंटेड है और वहां मचा रहा है। तो भाई बहुत अच्छा लगा था। और तभी हमने सोच तो लिया था बेटा कि ये इसे नोएडा आने दो। एक ना वो था कंफर्ट की भाई को तो आ जाएगा भाई, एक बार बोलेंगे आ जाएगा। हाँ नहीं यार, मतलब बढ़िया, बहुत ज्यादा जेन्युइन, बहुत ज्यादा तारीफ कर दी भारी आपने। बाकी है कि मैंने टेक्स्ट आपको पहले इसलिए डाला था, जानते हो पहले से था कि वैसा लगेगी यार क्लाउड चेस कर रहा है वगैरह, ऐसी वाली चीज है। नहीं ऐसा नहीं है भाई। क्लाउड वो करते हैं ना जो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ अपना होता नहीं है, बस फेम बेमतलब की चाहिए रहता है, समझ रहे हो। और आपको तो आप तो भाई आपके जैसे लोगों का तो हम चाहते हैं कि हमें रीच आउट करे या किसी तरह से बात हो, क्योंकि मतलब हम भी आगे से ये नहीं करते कि भाई अच्छा हसल पे आ गया तो देख रहे हो ये बुला रहे, हम भी वो। हाँ, स्कूल के जो लौंडे दोस्त वगैरह है ना, वो सब यही अभी भी बोल रहे थे सुबह कि भाई यार तू जा तो सकता, जा क्यों नहीं रहा यार। तो भाई अपने ही लोग हैं। तूने क्या बोला फिर? मैंने बोला कि भाई अभी बुलाएंगे तो जाऊंगा वगैरह। मैंने ये नहीं बोला कि शूट वूट कर रहा हूँ। फिर वो ये है ना, दिमाग में 10 चीजें डाल देते हैं। भाई ये पूछो ये कैसे होती है। भाई फेसबुक मोनेटाइजेशन पैसा आता है। वो अपने कामों के बारे में पूछ लेंगे। तो मैंने अभी तक बताया नहीं, आज अभी हो जाएगा तो बताऊँ उसके बाद। मैं ना ऑडियंस को बताना चाहता हूँ एक बात। अभी आया शुभम, तो मैंने कहा कि भाई तू कौन से बैच का पास आउट है, तो भाई वो तरीका हम इसी से जान लेते हैं अभी लाइव, इससे तो नाम किसी और का लियो, ठीक है, वो नाम मत लियो। इनने मेरे से पूछा कौन से बैच का है, किसी का नाम बता। मैंने कहा आशु को जानते हो? तो कह रहे आशु। मैंने कहा नितिन को जानते हो? कह रहे नितिन। लड़की का नाम चेंज करके बता रहा हूँ। मैंने कहा नेहा को जानते हो? कह रहा अरे नेहा यार, उसकी मम्मी। अरे अच्छा नेहा वाले का, अच्छा। और ये लेजिट मेरे और पीयूष के साथ हुआ, कह रहा देखा लड़की का नाम लिया तो हाँ। ये कह रहा मैंने इससे पूछा अलग से, तो ये कह रहा वही वाला गेम खेलता हूँ। दरअसल हमारे दोस्त ऐसे है ना भाई, अपने से छोटी सी बैच की बंदी को डेट कर लिया तो भाई याद रह गया हमें भाई। हाँ, मैन विल बी मैन। हाँ भाई कैसी चल रही है जिंदगी, क्या मौज आ रही है आजकल? यार ये है कि पहले बहुत ऐसा, मतलब सिंपल सी बात है, ये है कि हसल में आने के बाद एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। वो तो है ही, क्लाउड मिलता है, हर तरीके से क्लाउड मिलता है, अच्छा बुरा, द गुड बैड द अगली, जैसा भी है। अभी सिर्फ ये है कि अभी लार्जर पिक्चर में ये है कि अब एक तरीके से वो मान लो कि हिप हॉप करने को मिल रहा है, ब्लेसिंग है कि इतना क्राउड मिल रहा है। तो अभी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई थोड़ी कंसिस्टेंटली म्यूज़िक बनाना है, जो भी चीज़ें हैं वो अभी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करनी है। पहले तो ऐसा होता था कि मतलब चला रहे हैं जो 3 महीने में एक गाना आ जा रहा है वगैरह वगैरह, वैसे वही वाली 3 महीने बाद गाइस आर यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ड्रॉप, यो वो सब चल रहा है। अभी थोड़ा ये है कि वो सब बकचोदी से अलावा मतलब अभी ये है कि ज़्यादा सीरियसली करना है, क्योंकि अभी करियर यही है। तो वो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वैसे वाइज ऑडियंस वाइज भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जनता कमाई है अब मेक श्योर करना है कि वो डिसअपॉइंट ना हो। जो उन्हें हसल में मुझे देख के वोट किया है, वो कंटेंट उन्हें मिलता रहे। भाई अब ना मामला गर्म है, तो इसको ना जितना ज्यादा इसका हो सके भाई निकाल लो जूस। और भाई मैंने देखा सबके सारे कंटेस्टेंट्स के एक गाने आ गए, स्पेक्ट्रा का गाना नहीं आया भाई, उसका इंतजार है जनता को। तो बताओ जरा क्या सीन चल रहा है? कब आ रहा है गाना? मतलब ये मैंने अभी तक मतलब कहीं भी बताया नहीं है सोशल मीडिया वगैरह पे। अब सीन ये है कि काफ़ी सारे कोलैब्स हैं, मतलब ऐसे कोलैब्स हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं थे कि भाई ये सब भी हो सकता है। तो वो वाले कोलैब्स हैं। उन कोलैब्स की शूटिंग चल रही थी। जिन लोग में से पूछे थे भाई क्या कर रहे हो, कहाँ हो, गायब हो गए, तो भाई चल रहा है पीछे बैकएंड पे काम, खुद के म्यूज़िक पे काम चल रहा है, खुद की म्यूज़िक वीडियोस भी शूट हो रही है। तो तसल्ली में रहो, सब टाइम पे ड्रॉप किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ा जाएगा। काम बैकएंड पे चल रहा है। और एक भाई का गाने में कैमियो भी है, तू बता रहा था, एक सरप्राइज कैमियो। मतलब नाम तू लेना चाहता तो तू ले सकता है, अगर सस्पेंस रखना है। मैं नहीं ले रहा। क्या कह रहे कहीं ऐसा ना हो यार एडिट पे वो कह दे यार मेरा शॉट काट दे यार।
तो भाई पोपट हो जाएगा यार। पर कोई नहीं, फिर उसको सस्पेंस ही रखते हैं फिर। हाँ मतलब एक बहुत मतलब ये है कि नॉन ए लिस्टर है भाई, वो है उस वीडियो में। जो भी कोलैबोरेशन थी, जो भी मेरा कोलैबोरेटर है, तो हमने ऐसी रिक्वेस्ट करी उनको कि आप आ सकते हो वीडियो में एज अ कैमरो, तो ही वाज लाइक वेरी काइंड। तो ही फ्लू डाउन फ्रॉम विच एवर सिटी में बता नहीं सकता, तुम गेस कर लोगे तुम वीडियो में देख लेना, आएंगे वो। तो वैसे मोस्ट कॉमन गेस्ट तो बॉम्बे होगा, तो ये मैं नहीं बता रहा भाई कुछ तुम्हारी नाम में ही हाँ है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी और पैंथर भाई की दोस्ती बहुत दिखी है शो पे, है ना, सबको पता है यार तुम भाई भाई हो। अभी तो जो तुम किस्सा बता रहे थे, मैं चाह रहा हूँ एक बार फिर से बताओ कैमरे पे कैसे चालू हुआ है, दोस्ती कैसे हुई? तो वहाँ पे पैंथर के साथ हुआ ये कि पैंथर पहले दिन मेरे रूम में आया, मैं लक्ष्य के साथ रूम शेयर करता था, लक्ष्य और पैंथर दोस्त थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पैंथर ने बोला था कि सुट्टा मारना चलेगा, तू मेरे साइड में खड़ा रही हो इस तरीके से। फिर हम लोग खाने वाने के लिए गए साथ में, मतलब खाना वाना खाया, वहाँ पे वड़ा पाव बढ़िया मिलता है। अब भाई वड़ा पाव खाया हमने, फिर पैंथर ने कहा भाई एक जगह ना रोल भी बढ़िया मिलता है, तो हम रोल भी खाने चले गए। फिर पैंथर कहता है यार कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, फिर कॉफ़ी भी पी ली। तो मैं कभी ना नहीं कर पाता पैंथर को, पैंथर बोलता है कि भाई ये करे वो करे, मैं कहता हाँ भाई कर लेते, बढ़िया ही लग रहा है प्लान। तो वैसे करके दोस्ती हो गई। फिर भाई ज़्यादा बॉन्डिंग हमारी इस चीज़ पे हुई जब हमने मतलब ज़्यादा डीपर कॉन्वर्सेशन में गए रिगार्डिंग आर्ट, रिगार्डिंग म्यूज़िक को लेके, मतलब इंडस्ट्री के बारे में। उसके पास बहुत सारे इंसाइट्स थे, मेरे पास बहुत सारे इंसाइट्स थे, वो शेयर हुए। तो बहुत फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे मैच करी, इंटेलेक्चुअलिटी उस लेवल पे मैच कर गई कि मतलब हो गया कि भाई मतलब भाई वाली बातचीत हो गई ना, इज अ होमी। भाई ये बताओ कि जैसे पैंथर तो बता रहा था कि उनको जानते थे तो आगे से रीच आउट करा ऑडिशन के लिए, आपकी क्या जर्नी थी भाई वहाँ तक पहुँचने की? कैसे रीच आउट करा, कैसे बात हुई, क्या ऑडिशन राउंड हुआ, कुछ किससे बताओ। तो भाई ये सीन था कि मतलब मेरा चैनल खुद एग्जिस्ट करता था, बट लाइक उसमें इतने गाने थे नहीं जो मतलब बहुत ज़्यादा जिनकी विजिबिलिटी हो। मेरे हायर विजिबिलिटी वाले गाने ज़्यादातर कोलैब्स थे, मतलब, और उसमें से ज़्यादातर बड़े कोलैब्स मुनावर के साथ थे। तो मेरा ऐसा था, मैंने अप्लाई भी किया था, उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है, बट जब उनकी टीम का मेरे को वो आया ना, मतलब कांटेक्ट आया, उनको ये लगता था कि मुनावर और स्पेक्ट्रा शायद से डुओ हैं जो मतलब साथ ही निकालते हैं गाने, उसके साथ ही निकालता है। तो उनमें से कुछ बंदे थे उनकी प्रोडक्शन हाउस के, वो पूछ रहे थे मेरे से कि मतलब कि आप उसकी मैनेजमेंट से साइंड हो, कुछ ऐसा ही, अलग आईपी है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं, मेरा अलग चैनल वगैरह भी है, इसकी भी अलग स्टोरी। जब मेरे को पहली बार ही फ़ोन आया तो मैंने बता रखा था अपने दोस्तों की ना, ऐसे यार MTV हसल के ऑडिशन चल रहे हैं, मैं ना अभी डाइसी हूँ थोड़ा कि क्या करूँगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वगैरह। तो मैंने एक आध लोगों से पूछ रहा हूँ। तो मेरे एक आध दोस्त ने ना प्लान बनाया था, प्रैंक कॉल करेंगे इसको और उससे ना पूछेंगे कि आपकी सैड स्टोरी बताओ, कोई अच्छा है नहीं सैड स्टोरी तो बना दो। उन्होंने प्लान कर रखा था, वो मेरे को बाद में पता लगा था। बट जब मेरे को कॉल भी आया ना, तो मेरे को एक बारी को लगा, मेरे को था कि भाई ये भी कर सकते हैं। तो मैंने ट्रू कॉलर पे डाला, और ट्रू कॉलर पे दिखा रहा है इंडियन आइडल फ्री मेंटल। अब मेरे को लगा बैंक तो वो है, ये कर रहे हैं तो वो है, वरना हसल के नाम से आता। तो मैं ना पहले सोचा कि ऐसे इग्नोर कर दिया, फिर दोबारा 2-3 बार ही उस बंदे का फ़ोन आया। फिर मेरे को पता चला कि इंडियन आइडल और MTV हसल सेम ही प्रोडक्शन हाउस करता है, तो इसलिए उनका ट्रू कॉलर में नाम उससे सेव्ड है। फिर मैंने मतलब उनको वीडियोस वगैरह भेजी, उन्होंने अनरिलीज ट्रैक्स मांगे बहुत सारे, उन्होंने टॉपिक्स दिए कि इस टॉपिक्स पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इसके अराउंड हो, पर इस टॉपिक्स पे भी हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप सब कुछ मंगाते हैं, आपकी रॉ वीडियोस मंगाते हैं जिसमें आप मतलब बेसिकली बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ चल नहीं रहा, आप सीधा कैमरा पे स्पिट कर रहे हो, वो वाली वीडियोस मंगाते हैं। उसके बाद आपके अनरिलीज ट्रैक्स मंगाते हैं, लिरिक्स मंगाते हैं। मतलब लिरिक्स भी मैंने बहुत कॉशियसली मतलब सब प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में करके, उसके ऊपर गूगल लिंक, उसके नीचे लिरिक्स सब सॉर्ट आउट करके कि एक डॉक्यूमेंट खोले, क्योंकि भाई मेरे लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मैं उस बंदे से ऐसे बात करता जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ उस वक्त, और उस वक्त ऐसी चल रही थी, उस वक्त मैं नई एक कंपनी के लिए काम करता था, मैं उस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहा था। तो वो मैं तुक्के में दे रहा था, वो बाहर की अमेरिकन कंपनी थी, बाहर की कंपनी थी, और मैं तुक्के में दे रहा था उनका इंटरव्यू। और वो तुक्के में मतलब लगते लगते हुआ ये पहला राउंड दूसरा राउंड निकल गया मतलब उनके इंटरव्यू का, और ना जो आस्क मेरी थी वो उस आस्क पे मान भी गए। और किस्मत ऐसी थी, पहली ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा था, पहले वो कंपनी मान गई, उसी हफ्ते MTV हसल वाले भी मान गए कि आपको बॉम्बे आना है। तो वो हो गया कि मतलब कि जॉब चूज़ करूँ कि क्या करूँ, ऐसे डबल थॉट्स आने लग गए। एक तो वो भी पता लगी कि भाई दिल्ली राउंड क्लियर करने के बाद बॉम्बे में भी क्लियरिंग राउंड है। अब मैं बॉम्बे चला गया, वहाँ जाके पोपट हो गया, हुआ नहीं तो जॉब चली जाएगी, मतलब दोनों जगह
लग जाएगी वैसे टाइप का। तो फिर ना मैंने मतलब कुछ भी ऐसा होता है ना मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना होता है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई सारी उठाओ, माँ बाप को लेके बैठ जाओ, बता दो कि भाई ये है, अब क्या करूँ आप बताओ, जो आपको लग रहा है सही, आप थोड़ा गाइड करो। तो पूछा कि भाई ये 2 सिनेरियोज हैं, यहाँ पे भी जॉब क्लियर हो गई है, वहाँ पे भी क्लियर हो गया है, बट अगर मैं बॉम्बे जाता हूँ और मेरा नहीं होता है तो जॉब भी छूट जाएगी। तो मेरे मम्मी पापा ने छूटते ही बोला कि तू क्या क्या सोच रहा है, पूछने की ज़रूरत है ये, कह रहा तू दिन रात देता है इसको, अपनी जॉब से आता है रात को खुद लग जाता है, 5-5 बजे सोता है, ये सब करता है, ये पूछने की बात है तेरे को कि क्या चूज़ करनी है? अबे भतेरी जॉब आती है। मतलब मैं ये मतलब ये सीन है, ये भी क्लियर आउट कर देता हूँ, बहुत वेल ऑफ फैमिली से हूँ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमने कमी देखी है भाई बचपन से ही, मतलब ख्वाहिशों में औकात की कमी देखी है, जो बात होती है कि भाई वैसी वाली बात है। तो हमारे लिए ना ये सब पैकेज, पैसा, EMI बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है मिडिल क्लास लॉन्डो के लिए। तो मेरे माँ बाप ने वो बात बोल दी ना कि भाई जॉब्स आती रहेंगी, ये तो मतलब ऐसी बात है जिसके लिए तू मतलब हमने इसमें कुछ आज तक डाला नहीं पैसा तेरा, मतलब कोई मेहनत नहीं डाली, ये तू खुद ही करता है जो करता है, अभी तेरे को अपने मतलब का एक बार ही करने को मिला है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्या बता, अगले साल तेरी कंपनी वाले तेरे को बाहर भेज दें, कुछ और हो जाए यार, मतलब कुछ भी हो सकता है, जॉब आती रहेगी तू जा। तो उसके बाद मतलब मैं बॉम्बे गया ऑडिशन देने के लिए, पहले ऑफलाइन ऑडिशन दिल्ली में हुए थे अपने, वहाँ आए थे, 3 दिन का था ऑडिशन वो, मतलब सबको एक दिन बुलाया था, 3 दिन के स्पैन में 200, 300, 250 लोग ऐसे कुछ आए थे। वहाँ भी मैं गया, वहाँ भी जाके मैंने देखा मतलब यहाँ पे तो सीन के नॉन लोग आए हुए हैं, और नॉन लोगों को क्या होता है, अब वही बात है कि जिनके पास फेम है ना पहले से, उनको ना बाकी मक्खियाँ घेर लेती हैं। तो आप ऐसे रूम में घुसते हो ना, तो आपको हॉलोनेस पता लगती है, यार मैच मेरे कोई नहीं जानता यार, मतलब आप घुसते हो, आप साइड में खड़े हो और वहाँ पे नॉन लोग खड़े हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई कैसे करते हैं यार, भाई आपने तो पिछले साल टॉप 20 निकाला था, भाई आपने तो तू टॉप। किसी के पास नहीं गया कि भाई मैं भी बात करूं, या फिर तू एज अ फैन या कुछ, या चल कुछ सीख नहीं चले जाए आदमी? मतलब फैन वाली ना मतलब ये होती है कि सेपरेट टाइम मिल जाए तो ठीक है, वरना तो भाई सिंपल सी बात है, वहाँ भी ना चटाई हो रही होती है, वहाँ भी जो लोग खड़े होते हैं वो कोई नॉलेज शेयरिंग नहीं हो रही, वहाँ कोई किसी से अपने मतलब का पूछने, सब चाट ही रहे, भाई आपका वो गाना यार, आपका ये गाना, वो सभी चल रहा है, और जो बताने वाला है वो भी चने के झाड़ पे चढ़ रहा है, मतलब लिटरली यार तुम क्या हो भाई, मतलब अभी मतलब वैसी वाली वाइब आती है कि यार इतना तो गुरूर मत रखो भाई, अभी तो वैसी वाली वाइब थी। पर मतलब ऑडिशन से पहले अजीब सी वाइब थी, प्लस मैं खुद भी इतना वो था, जॉब का वो चल रहा था, प्लस भाई ये सब डबल थॉट्स चल रहे थे उस वक्त, माहौल ऐसा था, तो मेरा इतना मतलब ऐसे था कि काफ़ी मूड ऑफ हो गया था। और वो लोग बुलाते सुबह, और आपको भारतीय ऑडिशंस का तो पता है भाई, जहाँ भी लेट आता है, तो बहुत लेट ही आया था। फिर मैं एक बार ही रूम में घुसा, तो उन्होंने ना मतलब वहाँ पे जो जजेस बैठे हुए थे, प्रोडक्शन के लोग थे, आदित्य पुष्करना सर थे वहाँ पे, जिन्होंने मतलब बहुत ही मतलब बड़ी बॉलीवुड पिक्चर्स में मतलब उन्होंने म्यूज़िक दिया है, बहुत बड़े लोगों के साथ काम, बहुत बड़े लिरिसिस्ट के साथ काम करा है उन्हें, अमिताभ भट्टाचार्य वगैरह जैसे जो नेम्स हैं उनके साथ वो बैठे हुए थे, मैं तब जानता नहीं था उन्हें। उसके अलावा फ्री मेंटल के प्रोडक्शन के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने गाने वगैरह सुने, वहाँ पे कैमरा सेटअप एक लगा रहता है, आपको एक डमी माइक देते हैं, उस पर आपको परफॉर्म करना होता है, वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, बेसिकली कॉन्फिडेंस और वो सब कि आप स्पिट कर पा रहे हो कि नहीं, वो सब चीज़ें। प्लस कभी कभार ऐसा होता है कि ऑनलाइन जब आपसे चीज़ें मंगाते हैं तो बहुत बारी आपको टास्क दे देते हैं कि इस टॉपिक पे लिख के लाओ, मतलब ये गाने तो ठीक हैं, इस टॉपिक पे लिख के लाओ, स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए आपकी कि आप कितनी जल्दी चर्न आउट कर सकते हो गाना उस पर। तो वो था उस मतलब मेरा एक गाना है लमसम करके, मतलब वन ऑफ द जो सबसे हिट हाँ गाना है। वन ऑफ द बिगेस्ट गाना है मेरा, वो मजाक की बात नहीं है। MT हसल का मेरे को अगले दिन 8 बजे जाना है, मेरे को रात को 3-4 बजे तक नींद नहीं आ रही, और मैंने एक ऐसी बीट चलाई और उस पर ऐसी है तो भाई मैं लिखने बैठ गया, और मैंने पहला वर्स उसका और हुक के साथ लिख दिया, और म्यूज़िक भी उसका मतलब ऐसा था, इंटरनेट बीट ही थी। तो मैं ना उनको ऑडिशन में मतलब मैंने अपने ट्रैक सुनाए, फिर एक मोमेंट होता है जब सामने वाले इंसान की आंखों में आप देख लेते हो कि भाई मैं पसंद तो आ रहा हूँ इसको, तो वो वाला मोमेंट वहाँ चल रहा था कि यार तू सिलेक्ट हो जाएगा जॉब के लिए, अब ये CTC वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई तो वैसी वाइब आ रही थी। वो लोग ऐसे बात मतलब रिस्पॉन्स उधर से ऐसा दे रहे थे कि लग रहा था कि भाई नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम और कुछ सुनाना चाहते हो कि नहीं, तो मैंने कहा मैंने कल रात को एक गाना लिखा है तो वो सुना दूँ, तो उन्होंने कहा ऐसे ही सुना दे, बिना बीट के ही सुना दे। मैंने मुँह से गा के ही सुनाया ऐसी,
तो उन्होंने कहा इस गाने को पूरा कर, अब नेक्स्ट बॉम्बे में सुनेंगे पूरा। तो वहाँ से वैसा हुआ कि भाई चलो बॉम्बे तो जा रहा हूँ, बट यहाँ तक मैंने किसी को नहीं बताया था। बॉम्बे सेलेक्ट भी हो गया था, जब तक टीवी राउंड से पहले किसी को नहीं बताया था कि भाई ये सब कुछ चल रहा है। वहाँ गया, वहाँ जाके जैसे मैंने बताया कि भाई इतने ऑलरेडी काफ़ी नोन लोग आ रखे थे वहाँ पे, तो वहाँ दिया। वही भाई ये होता था जब टॉप 30 में थे तो पैंथर, मैं, लक्ष्य, मानिक वगैरह ना एक रूम में बैठे रहते थे। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार इन्हें बुलाते वक्त तो यार ऐसे बुलाया था यार, जाते वक्त ट्रेन से भेजेंगे क्या अगर हम यहाँ से निकल। फिर कह रहे यार भाई बॉम्बे तक आ ही गए हैं भाई, दिल्ली में ये बात करते थे भाई बॉम्बे तक पहुँच जाएँ तो भाई ना थोड़ी चेक हो जाएगी औकात की भाई कि हम भी मतलब कुछ हैं। बॉम्बे पहुँच गए, वहाँ से 25 में सिलेक्ट हो गए भाई, इतनी दूर तक आ गए यार, टॉप 20 तो सिलेक्ट होना ही है यार। फिर टॉप 20 सिलेक्ट हो गए तो रूम में बात करते थे, शर्म की बात होगी कि टॉप 20 से बाहर हो गए, 16 नहीं निकाल पाए तुम लोग। तो मैं ये बोलता था भाई ये गेम ना चलती रहेगी, टॉप 12, टॉप 10, टॉप 5 तक की चलती रहेगी कि इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। तो वो अलग चलती थी। बट फिर टॉप 20 क्लियर हुआ, फिर भाई ऑडिशंस हुए वहाँ पे। जैसे आपने ऑडिशंस देखे वो एकदम ओरिजिनली होते हैं। मुझे पर्सनली ये लगता था कि रियलिटी शोज़ में शायद से ऐसा होता है कि बहुत कट्स होते हैं, बीच में रोका जाता है, सेट करा जाता है, वापस कुछ गलत हो जाता है तो दोबारा उधर ही शूट कर लिया जाता है, कुछ गलत बोल दिया जाता है तो उधर ही शूट हो जाता है। बट मैं वहाँ पे पीछे खड़ा था, मेरे ये चीज़ होती है जिस सीक्वेंस में आप शो देख रहे हो उस सीक्वेंस में शूट नहीं होता, शूटिंग की अलग वाइब होती है। वो मतलब मान लो उस दिन का शो है तो सारे स्लो गाने एक साथ नहीं हो सकते, या सारे मतलब बजने वाले गाने एक साथ नहीं हो सकते, तो ना फ्लोर प्लान बनता है अलग। और शूटिंग के बाद जो हमें स्क्रीन में दिखता है, जो ऑर्डर में गाने दिखते हैं वो अलग होते हैं। अच्छा, ये सीन होता है। बट उसके अलावा जैसे मेरे पहले मेन जब हम बादशाह बाजी के सामने परफॉर्म करते थे, बाकी मेंटोर्स जो थे उनके सामने परफॉर्म करने गए थे, उससे पहले मैं पीछे खड़ा था। मेरे पहले बंदा गया परफॉर्म करने स्टेज पे, मतलब आप बैक स्टेज खड़े हो, इन ईयर्स वगैरह लगे हैं, नेक्स्ट आपका नाम अनाउंस होता है, लाइट्स कैमरा एंड एक्शन साउंड, आप गाना चालू हो जाता है। कोई नहीं कि अरे 1 मिनट, अरे वो सब सर चालू, हाँ भाई बज, अब इसका ही पैसा है, गा। कोई कट नहीं होता, आप बीच में भूल गए, हिचकी आ गई, छींक आ गई, कुछ भी हुआ, कुछ नहीं नंबर कटता। कटेंगे तुम्हारे वहाँ? अरे नंबर तो बहुत कटे पूरे शो में। तो बट ये है कि सब कुछ वैसे ही होता है। कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स में बस ये होता है कि बहुत देर तक बात होती है, कभी कभार स्ट्रेच हो जाती है, लॉन्गेट हो जाती है, उसको क्रिस्प बनाने के लिए काटी जाती है बीच बीच में से। बट उसके अलावा सब कुछ ऐसा भी तो होता है कई बार एक ही जज का कमेंट चला दिया, बाकियों के दिखाए नहीं उन्होंने बोला क्या था, सीधा स्कोर आ गया। तो वैसे जब परफॉर्मेंस होती है तो सबसे पूछा जाता है, सबसे पूछा, कंटेंट तो सबका शूट किया जाता है। मेरे वाले उसमें हुआ था, मेरा एक गाना तुम नजर में, उस वीक सीधे मौत आए थे। अब मैं सीधे मौत का मतलब बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, मतलब आई एडमायर देयर म्यूजिक वगैरह जो भी है। वो लोग आए थे तो उस एपिसोड में का जो थंबनेल है वूट पे, उसमें मैं हूँ और काम जो सीधे मौत में जो डुओ है उसमें एक बंदा है काम, उसकी फोटो लगी हुई है और मेरा थंबनेल लगा हुआ है। जब कमेंट्स की बारी आई मेरे वाले एपिसोड में, उनके कमेंट्स ही नहीं दिखाए। हाँ। मतलब उनके कमेंट्स ही हटा रखे हैं, थंबनेल पे मेरा और उनका फोटो लगा रखा है। बट इसलिए कि कॉम्पनसेट करने के लिए चल भाई उधर कमेंट्स दिखा, ले यार थंबनेल पे डाल दिया तेरे को काम के साथ, वैसा टाइप का। बट ये होता है यार, एडिट में चीजें तो उड़ती हैं। भाई अपना ना रिलेशन जरा बादशाह भाई के साथ बताओ कि वो कैसे थे, मतलब कंटेस्टेंट के साथ, आपके साथ। यार हसल में जाके एक चीज़ पता लगी कि भाई मतलब जो बड़े लोग होते हैं, जो मतलब काफ़ी सक्सेस अचीव कर लेते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई कि वो सारे एरोगेंट ही होते हैं, नास्ती होते हैं, सारे अनप्रोफेशनल होते हैं कि मैं नहीं पी रहा कॉफ़ी, मैं नहीं कर रहा शूट। मैंने बादशाह पाजी से ज़्यादा प्रोफेशनल इंसान मैंने मतलब नहीं देखा। मैंने इससे पहले म्यूज़िक करने से पहले थिएटर किया है, मैं टिकेटेड शोज़ भी करता था, थिएटर के प्रोडक्शन के साथ भी काम करता था। मैंने वहाँ लोगों को देखा जो 5-5 साल में चढ़ जाते हैं एक्टर्स। मैंने बॉम्बे में भी ऐसे देखा है एक्टरों को जो 5 साल में 4 साल में चढ़ जाते हैं। बट बादशाह पाजी से जब हम मिले, पहली चीज़ तो वो शूट पे आते थे, जैसे ही वो सेट पे आ गए हैं तो ऑफकोर्स ये है कि भाई बादशाह पाजी आए हैं, तो वहाँ पेड ऑडियंस जो होती है वो खुद खड़ी हो जाती है, उनको ताली बजाने को बोलते नहीं है, वो खुद ताली बजाने लग जाते हैं, हूट हूट करने लग जाते हैं। सारे कंटेस्टेंट खड़े होते हैं, वो आते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। एक तो वो आते हैं, जब हाथ मिलाते हैं आपसे
तो पता नहीं भाई कोई बहुत ज़्यादा महंगा परफ्यूम लगाते हो कलोन। कोई ऊद है महंगा। हाँ, वो आते हैं तो 5 मिनट तक तो उनका फ्रेग्रेंस आप में रह जाता है, उनके जाने के बाद भी। तो खुद लगता है कि भाई कि यार भाई सामने वाले बंदे को कैसा लग रहा होगा। ये इतनी महंगी खुशबू है, इतने तो हमारे कपड़े नहीं, जूते नहीं हैं। हाँ, जूते कपड़े भाड़े के, मतलब वो तो प्रोडक्शन ही देता है। तो वो आते थे, सबसे मिलते थे, सबसे पूछते और बढ़िया क्या सब वगैरह। शूट जब खत्म भी होता था तो सबसे मिल के जाते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब रैप अप हो गया, उनका मैनेजर आया कि हाँ निकलो, वैसा वाला सीन नहीं होता था। जो भी वो अगर रोए भी हैं या कुछ भी हुआ है, एक्साइटमेंट में भी करा है, सब भाई रियल करा है, हमारे सामने करा है, हमारे सामने एक्सप्रेस किया उन्होंने। प्लस ये है कि मतलब ऐसा सीन था कि जैसे बीच में कट्स होते थे तो कॉफ़ी ब्रेक, टी ब्रेक, ये सब होता था बीच में। बादशाह बाजी बैठे रहते थे, 13-13, 14-14 घंटे बैठे हैं। जब हमारा ऑडिशन वाला राउंड था, मेरे पहले ब्रेक हुआ था, मतलब मेरा जब स्लॉट आने वाला था उससे पहले ब्रेक हुआ था। सब भाई ऑन फ्लोर, पेड ऑडियंस तक स्टूडियो के बाहर चली गई थी चाय वाय पीने। बादशाह बाजी बैठे और डायरेक्टर को कह रहे हैं, या मतलब किसी को टीम को कह रहे हैं कि आई एम गुड इनफ टू गो फॉर द नेक्स्ट 3-4 आवर्स ऑल्सो, मुझे नहीं चाहिए ब्रेक। तो वैसा है उनका, वो वहीं पे ही बैठे रहते थे। क्योंकि मतलब खुद ही बोलते थे वो कि भाई मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, मतलब पहले मैं इतना वो नहीं था कि इतना लगाव हो जाएगा शो से, बट अपेरेंटली उनको भी हो गया क्योंकि ऐसा कंटेंट चर्न आउट हो रहा था। उनको खुद मज़ा आता था कि मैं वेट करता हूँ कब मेरा शूट होगा। भाई ये तो था ही, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट थे मतलब सबने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किया है यार परफॉर्म। हाँ, लिरिक्स वाइज देख लो या उनकी गाने, भाई गाने ऐसे बैक टू बैक इतने हिट हुए। यार, किसी ने ऑलमोस्ट जो कि जीता कोई हारा वो अलग बात है। ये कहते हैं ना कि हसल से ये बंदा फेमस हो गया, ऐसा नहीं बना। इस बार ऐसा हुआ कि इन सब लोग इतने फेमस हो गए, शो फेमस हो गया और ज्यादा फेमस हो गया भाई, वरना एक शो से इक्का दुक्का कोई नोन निकलता है। यहाँ भाई GD47 पाजी अलग कोलैब मार रहे हैं, पैराडॉक्स, MC स्क्वायर, पैंथर, सब लोग इतने ज्यादा। वही है कि मतलब इसमें सारा क्रेडिट MTV वाला फ्री मेंटल का ही है। उन्होंने ना मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं करा कि स्टोरी के लिए कंटेस्टेंट सैक्रिफाइस नहीं किया। ये तो मैं कहीं भी बोल सकता हूँ कि कोई रो वो दे, भाई टैलेंट पहले है, म्यूजिक बढ़िया है तो रख लेंगे। वो नहीं है इंडियन आइडल की तरह जो भाई वो पहले सैड सी स्टोरी चला देते हैं। वहाँ तो अब सेट टेम्पलेट हो गया है, अब पता है कि किसमें रोना है। भाई वो शो खत्म नहीं होके दे रहा यार, उसने 50 एपिसोड कर लिया, अभी भी 7-8 कंटेस्टेंट है भाई उसमें। मेरी मम्मी देखती है, मैं परेशान हो गया। एक तो अलग फैसिनेशन है इंडियन उसको लेके, इंडियन रियलिटी ट्विंग टांग टूंग अभी तक है यार। मतलब भाई बॉलीवुड ने भी करना बंद कर दिया भाई बीच बीच में, तो अभी तक वो सब चीजें करते हैं। फेक लाफ्टर इफेक्ट अभी तक चल रहा है यार। भाई उनके जो जजेस इतने बढ़िया एक्टर, तुम देख लो, नेहा कक्कड़ क्या बढ़िया एक्टिंग करती है वो। यार उसी का पैसा है मेरे को लगता है, तो वो है कि बढ़िया वैसे है। बादशाह भाई का जो वो वाला रिएक्शन था, चेयर फेंकी थी जिसमें मतलब आपकी नहीं थी, MC स्क्वायर की परफॉर्मेंस थी, चेयर फेंकी थी, वो सब रियल था या उन्हें बोला गया था? सब कुछ रियल था। वो आते थे ना उठ के कि बैंगर कर दिया, पोछे ओछे तोड़ते थे। पहले तो वो सिर्फ आके बोलते थे कि भाई बैंगर कर दिया, पोछा ले आओ। फिर साले प्रोडक्शन वाले पोछा रखने लग गए। बस मतलब वहां पे ऐसा चल रहा है कि कोई सेट पे बकवास कर रहा है तो उनकी सपोर्ट करने के लिए ना प्रोडक्शन वाले भी नहीं कर रहे, तो वो पोछे लगने लग गए। फिर बादशाहबाजी पोछे तोड़ने लग गए, तो एक के बाद 4 पोछे रखने लग गए। भाई 2-3 तो ऐसे ही तोड़ देंगे। तो बहुत सही है। फिर भाई पोछे ओछे से हो गया तो उन्होंने चेयर उठा के फेंक दी। 47 पाजी आए थे उस एपिसोड में भाई। मतलब 47 पाजी मतलब ये था, थोड़े रिजर्व से रहते हैं वो, बट जब ये वाला उनका वो सॉन्ग हुआ था छोरे NCR वाले, तब ये था कि वो खुद भाई कॉफी का मग था, वो दिखा नहीं बहुत लोगों को। हम सेट पे थे तो हमें तो भट करके कुछ फूटने की आवाज आई है कि बीच में आगे कुछ फोड़ा है। अब नए नए कप लेकर आओ, कल से नए कप आएंगे। फिर EPR थे, उनको बादशाहबाजी बोल रहे थे कि यार EPR अभी भी तू इतना रिजर्व्ड होके कमेंट्स देगा क्या? तो EPR में भी चटक जाग गई। उन्होंने भाई जो स्कोरिंग वाला वो होता है वही फेंक दिया नीचे। उसके 5 मिनट बाद भाई प्रोडक्शन वाले लोग ढूंढ रहे कहाँ बैठा है भाई, आगे स्कोर भी दे दे। तो वो सब चल रही है। तो यही होता था कि सेट पे कुछ हो रही है तो को सपोर्ट करने के लिए फुल सपोर्ट करते थे जो डायरेक्टर होते थे, वो प्रोडक्शन के लोग, क्रू वगैरह। और यही शो की मेरे ख्याल से अलग बात थी यार कि में इतना बढ़िया शो निकल गया। वही है, ऊपर से ये था जब हम लाइक बिहाइंड द सीन्स ऑल्सो, यार हमने तो बहुत स्टोरियाँ सुनी है कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, पैसे मांगते हैं, ये हुआ है। हम वहाँ पे गए, हमें मतलब जो भी था आना जाना, होटल में रुके, वहाँ पे कंटेस्टेंट मैनेजर थे 3-4,
जो सिर्फ इसी बात का आपका ध्यान रखते थे कि आप खा टाइम से रहे हो, सो टाइम से रहे हो, ये वाली चीज़ सब भी होता था वो। हाँ मतलब बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखे थे आप। मतलब मेरा गला ख़राब हो गया था, हम सबका गला ख़राब हो गया था बॉम्बे में, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर सूट नहीं करता थोड़े टाइम बाद, तो सबको टॉन्सिल्स वगैरह वैसी हो गई, तो फिर ऐसी चीज़ें हो गई, तो वही आपको डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। अच्छा। मतलब चेकअप वगैरह करवाने के लिए वही दवाइयाँ खरीद के भिजवा रहे हैं। कुछ भी चाहिए आपको, घर का खाना चाहिए, घर का खाना मिस कर रहे हो। प्रोडक्शन वाले लोग तो, फ्री मेंटल वाले लोग इतने बढ़िया थे कि कोई बोलता था कि यार घर की याद आ रही, घर के खाने की याद आती, क्योंकि घर से खाना भिजवा देता था, पैकेट में खाना आ रहा है, रूम में खोल के खा रहे हैं। ये तो बहुत सही है भाई। बिहाइंड द सीन्स भी जितना मतलब कैमरा के आगे इतना बढ़िया लगता था, उतना बिहाइंड द सीन्स भी उतना ही था। हाँ। प्लस वही था यार, वहाँ पे म्यूजिशियंस इतने बढ़िया आए थे। एक थोड़ी अलग चीज़ ये होती है कि मतलब मैं बाइफरकेट नहीं कर रहा, बट मतलब जस्ट टू बी अ रैपर एंड टू बी अ मतलब रैपर इज ऑल्सो म्यूजिशियन ऑफ कोर्स, बट टू हैव अ पर्सपेक्टिव टू सी थिंग्स एज अ म्यूजिशियन, वो नैक इस वाले सीजन में ज़्यादा था। लोग म्यूजिकली ज़्यादा सोचते थे, लोग सोचते थे ट्रैक सिंथ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोफाई पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ट्रैप पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये चीज़ें अंदर डिस्कस होती थी एज ए न्यू। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि मैं तो बहुत नया हूँ उसमें, तो जब मैं वहाँ पे था तो वहाँ डिस्कशंस ही ऐसे होती थी, एक दूसरे को म्यूज़िक सुनाते थे, किसी और का ही सुना रहे बाहर का कि भाई ये देखिए, तो वो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी चल रहा है। इस बार ही ऐसा नहीं था कि मतलब कि आप रैप लिख के लाए हो तो पीछे एक किक स्नेयर और बेस लगा दिया और मतलब चल गया और एक मेलोडी लगा दी कोई सी भी, ऐसा नहीं होता था। रेफरेंसेस शेयर किए जाते थे कि भाई ऐसा ऐसा ट्रैक बन सकता है, देखो ऐसा म्यूचुअली डिस्कस होता था। फिर वो इंजीनियर्स के पास जाता था बनने के लिए ट्रैक, आप उनसे व्हाट्सएप पे बता सकते हो कि यार ये कम कर दो, वो ऐसा बना दो, ऐसा बना दो। वो 5 दिन के शेड्यूल में करना पड़ता था कि लिखना है, याद करना है, परफॉर्मेंस लाइक बनाना है, गाना भी प्रिपेयर करना है, उसमें म्यूज़िक भी तैयार करवाना है, तो वो 5 दिन में ही करना पड़ता था। बट ये था कि उसमें फ्रीडम थी, उसमें ऐसा था कि ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए तो चाहिए, तो निकाल के देते थे। तो उस बात में भी वो बहुत सपोर्ट थे, जिसकी वजह से मतलब शो म्यूजिकली इतना एनरिच दिखता है बाहर। अब देखता हूँ मैं तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस था भाई। शो में सारे कंटेस्टेंट का भाईचारा तो सब दिख ही रहा था, सब बढ़िया था ही, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि तेरी किसी के साथ ऐसा हो कि यार मेरे को इससे अच्छा परफॉर्म करना है, एक जो हेल्दी कंपटीशन होता है ना, कि मैं इसको एज अपना कंपटीशन देखता हूँ, मुझे फाड़नी है, तो ऐसा कोई मतलब हाँ, क्योंकि टीम भी थी। हाँ। तो ऐसा कौन था? यार देखो, टीम का ऐसा था कि स्क्वाड्स तो स्टेज पे थी, बहुत सारे जितने भी ट्रैक्स अभी आने भी वाले हैं या कुछ लोग आ भी चुके हैं, वो हम हसल में ही सुन चुके थे। अच्छा। बहुत सारी कोलैबोरेशंस आपको ऐसी सुनने को मिलेगी जो हसल में बनी थी। अच्छा। कोलैबोरेशंस, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मतलब हसल में करे नहीं गए, पर हमें पता है कि अभी निकलने वाले हैं, तो हम सब ना मतलब किसी की भी, कोई भी किसी की टीम में हो, सब बैठ के एक दूसरे को गाने सुनाते रहते थे कि कैसा लग रहा है वगैरह। एक चीज़ जिस पे ली जाती थी वो ये होता था कि भाई हर कोई ना ये बोलता था भाई बड़ी गाने, और अगले हफ्ते 10 नंबर ले आया। हाँ। तो उस पे कह रहे कि हाँ भाई तुम तो 10 नंबर वाले हो भाई, ये वही है कि कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा और नंबर आ रहे 95। हाँ नंबर आ रहे, ये वो। तो मेरे साथ ऐसा होता लमसम के साथ, मतलब वो इतना कमर्शियल ट्रैक और इतना सिंपल और कमर्शियल ट्रैक था, ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं था कि रैपटी रैप नहीं था वो। तो मतलब मैं ना सबको ये बोलता था कि यार मैं ना इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस ट्रैक को लेके वगैरह वगैरह, और वही उल्टे साथ ही हो गया वही चीज़। तो वो ना उस ट्रैक ने स्टेज पे वाइब क्रिएट कर दी। उस वक्त शूट पे जो वाइब थी, नीचे जा रही थी, उठा दी वाइब उस दिन की, वहाँ पे उस मोमेंट की, तो इसलिए वो क्लिक हो गया वहाँ पे। फिर जब मैं होटल आया तो उन्होंने कमरा बंद कर, उन्होंने कहा बहन इतना झूठ क्यों बोलता तू भाई, झूठ कम बोल, उस दिन तुझे पकड़ लिया। हाँ, झूठ कम बोला कर भाई, ये वो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या बोलता रहता है ये सब, भाई यही है, इनसे पूछो कि भाई हमसे मत पूछो भाई क्या ये चलेगा कि नहीं, भाई इनसे पूछो, इनके आते 30 नंबर भाई, हमारे तो नहीं आते। तो ये सब चीज़ें चलती थी। बाकी मतलब हेल्दी कंपटीशन किसको मानता था कि यार इसके याद करना है? यार बता नहीं, वहाँ ना मतलब कंपेटिटिव स्पिरिट ना, मतलब हर कोई इस बात से अग्री करेगा, वहाँ पे कंपेटिटिव स्पिरिट ना खुद को लेके थी कि अपनी फटी रहती थी, अपनी सही में कि अपनी इज्जत बचा लो यार, इसने तो फाड़ दी, अब अपना क्या होगा। ध्यान इतना व्यस्त रहता था अपनी में कि भाई अपनी में बचा लो। दूसरी चीज़ ये होती थी कि हमें ना होटल में हम सबके गाने सुन लेते थे, ज़्यादातर जैम वैम कर लेते थे, तो ऐसा नहीं होता था कि सेट पे जिनका गाना हम सुन रहे हैं वो पहली बार सुन रहे हैं, मतलब हमने सुन रखा होता था, बहुतों को तो याद भी होते थे ट्रैक्स। तो हम ना ज़्यादातर ये कोशिश ये करते थे कि भाई जब तक देखो अपनी चांस आनी है तो फटनी तो है ही, उससे पहले मजे तो मार ले कम से कम, अब दूसरों के गाने उसमें तो बच ले। तो जब तक दूसरों के गाने चलते थे, नो मैटर वो किसी भी टीम के हो, हम मतलब सारे वैसे ही होते थे। मतलब वो तो सबने ही देखा है
कि सब सपोर्टिव ऐसे ही होते थे। ऐसा नहीं था कि भाई अरे खड़े नहीं हो रहे इस पे, अरे भाई इसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसकी टीम का है, वो सब नहीं होता था। सब सपोर्टिव ही होते थे यार, एक दूसरे सब वेट करते थे कि भाई ये वाला ट्रैक करेगा। ई जैसे हमारी टीम से कोई जा रहा है तो ई अपने मेंटोर को बता रहे हैं भाई ये वाला गाना है ना, इसमें ये है भाई, इसमें ये है। तो एक बारी को ईपीआर दा ने बोला कि क्या तू क्यों बेच रहा है भाई गाना मतलब वो परफॉर्म करने के लिए तू क्यों बेचने को लगा हुआ है गाना मेरे को। तो वैसी वाइब होती थी यार, मतलब वैसा वाला सीन था। वही था, सेल्फ कंपटीशन था, खुद से था, इतनी ज्यादा वैसी वाली नहीं थी कंपटीशन। भाई पुराने जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो लोग क्यों नहीं फट पा रहे हैं जिनकी तुम बात कर रहे थे, और बिल्कुल ही मार्केट से आउट हो गए हैं? तुम्हें क्या लगता है? ये है कि अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि देसी हिप हॉप में अभी व्यूअरशिप की कमी है। अभी भी है भाई, मतलब जितना कंटेंट चर्न आउट हो रहा है ना अभी देसी हिप हॉप में, उतनी व्यूअरशिप नहीं है। व्यूअरशिप मिलती है किसी भी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिलेक्टेड क्राउड को। दो कैटेगरीज में क्रिएटर्स होते हैं, एक जिनको पूरा क्राउड, मास क्राउड देख रहा होता है, वो सिलेक्टेड क्रीम लेयर होती है। वो क्रीम लेयर तो जैसे किंग हो गया, किंग भाई को आप किस उसमें डालते हो कैटेगरी में? वो देसी हिप हॉप आर्टिस्ट है या अब? यार वो तो खुद को ही नहीं कहते, वो तो बोलते हैं कि मैं पॉप आर्टिस्ट हूँ, ज़्यादा बड़ा टर्म है। ऑफ कोर्स एक रैपर से ज़्यादा बड़ा टर्म है पॉप आर्टिस्ट। रैपर एक अलग जॉनर है, मतलब एक अलग जॉनर और स्कीम ऑफ आर्टिस्ट है जो है, वो खुद को ही नहीं बोलते अब तो लोग भी ट्विटर पे कितना बोल लेंगे भाई कि ये वो ले दिया खुद ही, मैं ही नहीं हूँ भाई। अब जैसे बाहर है, वीकेंड है, तो वो भी एस्टैब्लिश तो एज अ रैपर ही हुआ था, फिर करते करते लोग डाइवर्ट होकर पॉप में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे अंडरग्राउंड हिप हॉप में अब प्रदीप पाजी हैं, मतलब वो बहुत टाइम से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हाई रिगार्ड्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनका म्यूज़िक बहुत कमाल का रहा है लास्ट 5 सालों में। उन्होंने भी जब इनिशियली चालू करा था तो एकदम रैपिटी रैप से करा था, देन ही ऑल्सो लाइक ट्रांसेंडेड वो म्यूज़िक करने को जो फाइनली मुझे करना है, मुझे पसंद है, वैसा टाइप का। किंग भाई के साथ भी यही फिनोमेना है कि ही टुक द कमर्शियल, ज़्यादा कह सकते हो कि उसको कमर्शियल वाला वे रैप में, देन ही स्ट्रेट वेंट इनटू द पॉप उसमें। बट वही है कि पॉप में गए तो भाई फाड़ा ना, पॉप में बज तो रहे, ग्लोबल हिट्स तो आ रहे हैं ना। बट वही है जो पीछे जनता बैठी रहती है ना, वो लगी हुई है भाई कि तू तो रैप ही नहीं करता, तू तो यही नहीं करता। और ये अंडरग्राउंड वाली जनता है ना जो इतना पीछे पड़ी हुई है, वही चढ़ती है भाई पीछे, वही चढ़ती है पीछे, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो रैप ही है नहीं। क्योंकि सीन ये हो जाता है कि कोई बहुत ही उभरता हुआ चेहरा होता है ना, वो रैप को एज अ मीडियम लेके अगर एस्टैब्लिश हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और एट द सेम टाइम उनको उनके सामने कोई आर्टिस्ट है जो इतने सालों से है, जो सही में रैपिटी रैप कर रहा है, बट वो ब्लो अप नहीं हो रहा, तो उसके जस्टिस के लिए वो लड़ने लग जाते हैं। बट भाई कहीं गलत नहीं है? तुम खुद बताओ क्यों लड़ रहे हैं वो ऐसे? इसका मतलब तो ये है ना कि जनता कम है तुम्हारी देखने वाली, जो एक वैसे वाला रैप है अंडरग्राउंड वाला। अगर किंग भाई कर रहे हैं तो किसी रीज़न से ही तो कर रहे हैं, जनता है, पैसा बन रहा है, आर्टिस्ट को सर्वाइव भी करना है। हाँ भाई, मतलब वो तो है ही, बट ये है कि भाई ये वाले एग्जाम्पल्स भी ना ब्रेक इन हुए हैं, लोगों ने करे हैं कि सिर्फ पॉप से ही नहीं बनता। भाई डिवाइन है आज की डेट में इतना बड़ा नाम, भाई सारे रैप गाने हैं यार, नेजी डिवाइन रैप, ट्रू रैप शिट से उठे हैं। बंटाए हो गया, एमी बंटाए हो गया यार, मतलब बंटाए भी कर रहा है भाई, और ये स्टैन हो गया पूरा न्यू स्कूल हिप हॉप, पूरा न्यू स्कूल हिप हॉप भाई, स्टैन ही पूरा न्यू स्कूल हिप हॉप भाई, मतलब पूरे उसमें, मतलब न्यू जोन में, न्यू स्कूल हिप हॉप में कोई अगर है तो भाई MC स्टैन है, जिसने भाई वही है अपनी ट्रू रूट्स को लेके। भाई उस बंदे ने बिग बॉस के फाइनल पे तेरी बहन में से प्यार नहीं, वो भाई उसने बजाया है, सलमान खान बज रहा है उसपे, वो कह रहा अब्दू कूद भाई भाई। तो वो वाली बात है, जब ऐसी जनता बैठ के, क्योंकि मैं भी उसी जनता में ही हूँ यार, जब हम देखते हैं ना कि भाई रैप शिट उठ सकती है, क्योंकि रैप शिट ने भाई हमें मोटिवेट किया है भाई मिडिल क्लास बॉयज़ जो लोग काम पे जाते हैं, जो भाई स्कूल में आ नहीं रहे नंबर, फिर भाई बंदियों का सीन है, पैसा है नहीं बाप पे, पैसे एग्जाम में गंदे नंबर, जॉब है नहीं वगैरह, जब इतनी सारी बीटियाँ होती है ना, और फिर जब उस मोमेंट पे किसी को भाई रैप शिट मिल जाती है मोटिवेशनल, या किसी को जिम वाले बंदे को रैप शिट मिल जाती है उसमें, तो एक मतलब आप एस्केप नहीं कर सकते उस चेम्बर को, क्योंकि वही आपका एड्रेनल बन जाता है। तो रैप इसलिए हाई, बहुत ज़्यादा लोगों की प्लेलिस्ट में इतने हाई रिगार्ड में इसलिए रहता है, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ भाई, मतलब एक सॉर्ट ऑफ गोइंग की मोटिवेशन है भाई बहुत लोगों के लिए रैप, बहुत लोगों के लिए रैप भाई होली चीज़ है बहुत, कि भाई मतलब इससे हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, बहुत लोगों की जुड़ी हुई है भाई, बहुत लोग जिंदा इसलिए क्योंकि बहन चोद ने किसी का रैप सुन लिया था, वो दे गॉट मोटिवेटेड बाय इट, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो वही है कि लोग
चाहते हैं कि भाई रैप शिट ना ब्लो अप होए इंडिया में, नॉर्मल हिंदी म्यूजिक में या हिंदी फिल्म्स में, बॉलीवुड में रैप को सिर्फ एक मार्केटिंग की तरह ना यूज़ किया जाए। समझ रहे हो कि नुसरत बरोचा आ जाएगी इसमें बीच में, और एक भाई वो दिलेर मेहंदी के उसमें बीच में मैं रैप डाल दूंगा 4 बार्स की, वैसे रैप को ट्रीट किया गया बॉलीवुड में। ये पर्सपेक्टिव आज तक हमने सुना नहीं था, ये एक जेन्युइन आर्टिस्ट और एक जेन्युइन हिप हॉप फैन ही बता सकता था, ये नजरिया हमने देखा नहीं था सोचने का। फॉर मी दैट म्यूजिक मतलब बढ़िया यार, मैं भी सुनता हूँ गाने, बट फॉर मी दैट म्यूजिक इज मतलब अगर वो सिर्फ वही बज रहा है ना, तो फॉर मी दैट इज अ बिट डिसरिस्पेक्टफुल फॉर द जॉनर जो कि ओरिजिनली है। हमारे पास रैपरों के पास नहीं है भाई इतने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स या वो सब इतने बड़े सिंगर्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ शब्द हैं, शब्दों का ही पैसा है भाई, मतलब शब्दों से ही इमोशन क्रिएट कर रहे हैं। शब्द ही अगर भाई 16 लाइनों के रख दोगे तुम, 4 लाइनों के 8 लाइनों का रैप रख दोगे, तो मेरे को लगता है वो डिसरिस्पेक्टफुल है यार भाई, मतलब जॉनर के लिए। तो अभी भाई मैं बता रहा हूँ, मैं इतने पहले से सुन रहा हूँ, मेरे से पहले से लोग होंगे जो पता नहीं कब से सुन रहे हैं भाई, मतलब जो सिकंदर कालो पाजी को सुन रहे हैं इतने टाइम से। अब वो 2023 आ चुका है यार, वो लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई इतना बढ़िया लेजेंड ओजी जो है भाई वो ब्लो अप हो, पूरा देश जाने भाई उनको, वो क्यों नहीं चाहेंगे जो इतना ट्रू आर्ट फॉर्म में कर रहा है। यहाँ कुछ रैप के नाम पे कुछ और ही टट्टी ब्लो अप हो जाती है भाई मतलब कुछ और ही चल रही है, फिर जो ट्रू आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हैं वो लोग ब्लो अप नहीं हो पा रहे। लोग उनको कह रहे हैं कि भाई अच्छा यार ये तुम इतने सालों से कर रहे हो, देखो चल तो रहा है नहीं, तुम एक काम करो ये टट्टी बनाओ। सुनने में कितना बेकार लगेगा। और भाई जिसको जनता ओजी कहती है वो ये टट्टी बना भी रही है, वो खुद वो आर्टिस्ट, ऐसा गलत कह रहा हूँ? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यार जिनको करना पड़ता है, बना लेते हैं, पर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यार अभी भी, मतलब जिन्होंने अपना वो छोड़ा नहीं अभी भी। जैसे भाई मुझे नहीं लगता कि कृष्णा भाई ने अभी तक छोड़ा वो अपना वो, ही स्टिल दैट सेम विद दो सेम नंबर्स, मतलब जो भी कोई बड़ा मेन स्ट्रीम बंदा जो नंबर्स बना रहा होगा वो नंबर्स बना रहा है। एक चीज़ जो मेरे को लगती है कि सॉर्ट ऑफ सिंपल टाइप का रैप या सॉर्ट ऑफ कमर्शियल रैप अगर पॉपअप होता है हिंदुस्तान में, तो जैसे फॉर इंस्टेंस मान लो कि मचाएंगे जैसा गाना है एमी बंटाए का, ठीक है, एमी बंटाए ने एक तो भाई बहुत बढ़िया हिट्स दिए उसके पहले अंडरग्राउंड सीन में ही, रैप में ही बहुत ज़्यादा, जैसे उसने कमर्शियल ट्रैक बनाया उन्होंने मचाएंगे, वो ब्लो अप हुआ, तो बहुत सारी ना नई जनता बाहर से आई कि अरे यार इसको रैप बोलते हैं। जो फिनोमेना हनी सिंह के साथ काम किया कि इसको रैप बोलते हैं, गांव-गांव तक रैप पहुंचा दिया। अब एक चीज़ हुई, जब वो दूसरी बार किसी रैपर को डिस्कवर करेंगे ना अपने एरिया में या यूट्यूब पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं सुनेंगे उसको, एक बार ही तो लिसन देंगे ही। भाई हमने भी डिस्कवर किया रिसेंटली एक रैपर को, पैंथर की वजह से करा ना, वो एब 17 जो बंदा है वही है भाई एब 17, जैसे एब 17 का ये अनटिल अनलेस भाई बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप मार्केटिंग ना लगा दूं मैं, बहुत ड्रैगन मार्केटिंग ना लगा दूं, बहुत पैसा खर्च करके एस्टैब्लिश करके टीवी कमर्शियल्स वगैरह उससे, या किसी चीज़ से किसी और दूसरे थ्रेड से, किसी कंट्रोवर्शियल थ्रेड से मैं नाम ना बढ़ा दूं, उसके अलावा जैसा वो म्यूज़िक है वो शायद से अभी इंडियन ऑडियंस के पैलेट में आया ही नहीं है, समझ रहे हो। बट ये है कि अगर कोई एब 17 वाले सेम जोन में है और अगर वो थोड़ा ब्लो अप होता है तो लोग ऑफकोर्स नीचे डिग इन करेंगे। जैसे आपने पैंथर को सुना, डिग इन करके एब 17 को सुन लिया, अब आपको अच्छा लगेगा, आप स्टिक ऑन करोगे, उसके बाद अब एक और आर्टिस्ट को वो करोगे, मतलब डिग इन करोगे, तो वो चेन बनना ज़रूरी है। इसलिए मेरे हिसाब से मतलब मैं नहीं मानता कि कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं होने चाहिए कि यार ये क्या कर रहे हैं भाई, फुल फ्लेजेड कमर्शियल गाने बनने चाहिए, बनाओ, मतलब रैप में भी फुल फ्लेजेड गाने बनाओ, बट वही है कि फिर रैप को थोड़ा वो दो यार वेटेज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रैप ही नहीं है उसमें, मतलब वो वाली चीज़ है। आपका क्या जॉनरा रहेगा भाई मेनली, अब जब आप मार्केट में उतर रहे हो तो क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या सोचा है, कैसे गाने बन रहे हैं, कैसे, या फिर जो ये बड़ा कोलैब है वो कैसा है, वो किस टाइप का सॉन्ग है? जो मतलब जो कोलैब्स वगैरह है, एक तो मतलब नॉर्मल हार्डकोर रैप है, एक उसमें से थोड़ा स्केची रैप है, आप स्केच टाइप का सिनेरियो मिलेगा जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स है, रिलेटेबल सॉन्ग है वो, रिलेटेबल, कुछ नया, मतलब नया नहीं, मतलब ये है कि स्केची रैप होते हैं, बाहर भी होते हैं, इंडिया में बहुत लोगों ने करे हैं, बट लाइक कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वैसा टाइप का है वो। जैसे तू तड़ाक हो जाती है हरियाणवी गानों में डीनो, मतलब बाहर अगर आपने सुना हो एक गाना सुनना, लिल डिकी करके एक बंदा है, उसने स्नूप डॉग के साथ एक गाना बनाया है, प्रोफेशनल रैपर। उसकी स्टोरी है, लिल डिकी स्नूप डॉग के ऑफिस जा रहा है रेज्यूमे देने की, मैं एक रैपर हूँ, मेरे को अपने लेबल पे साइन कर लो, कार्टूनिश वीडियो बनाई है, उसमें इतनी बढ़िया वीडियो
गांजा फूकता है, चेयर घूमती है, वो सिगार लेके बैठा हुआ है, रिसेप्शन में एक बस्ती सी औरत बैठी हुई है भाई, वो रैपर होकर नाम चेकआउट वो कर रही है, वैसे टाइप का। तो वो कॉन्वर्सेशनल रैप है, लिल डिकी ने बनाया था वो। तो वैसे टाइप का मतलब इम्प्लीमेंटेशन वैसे करने की कोशिश करी है कि कॉन्वर्सेशनल हो। बात यह है कि अंदर से अब इतना वो है कि इतना सब कुछ है ना एक्सप्रेस करने के लिए कि हार्डकोर हिप हॉप और लिरिसिज्म ना कि भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा हो, वो अंदर से ही आता है कि बस बात रह ना जाए कि वो। प्लस ये होता है कि बहुत सारे रैपर्स होते हैं वो स्कीम ओरिएंटेड होते हैं, स्कीम और फ्लोज ओरिएंटेड। बहुत सारे रैपर होते हैं वो सिर्फ बात ओरिएंटेड होते हैं, जो बोली जा रही है वो स्कीम्स और फ्लोज के उसमें ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते कि कंटेंट क्या बोला जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो एकदम बार टू बार बोलते हैं, मतलब अपना कंटेंट बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्कीम्स और फ्लोज करते हैं। मेरे अंदर इनेटली ऐसा आता है कि भाई वर्ड प्ले, स्कीम्स, बार्स, ऐसी चटक चीज़ें बीच बीच में डाल दी जाए, मतलब वैसे टाइप का। क्योंकि मेरे ऐसे गाने हैं, मतलब एक गाना है जिसपे तो मतलब ऑलमोस्ट बाहर हो गया था, मतलब हमने लोरिया करा था जिस एपिसोड में, तो उसमें बैटल ग्राउंड मैंने वॉच आउट किया था, वो हार्डकोर ट्रैक है। एक जिसमें वर्ड प्लेस वगैरह हैं, बिंज वॉच, वो वैसा ट्रैक है। PTSD एक ट्रैक है जो मतलब एकदम ही हार्डकोर वैसा ट्रैक है। तो इनेटली आता है अंदर से। एक नया जॉनर मैंने डिस्कवर करा है, वो ये है सिंथवेव और वेस्ट पॉप फंक टाइप का। जैसे लमसम है वो फंक टाइप का गाना है, तो अभी वो जॉनर मैं पढ़ रहा हूँ और म्यूज़िक सुन रहा हूँ उस जॉनर का। तो वैसा जॉनर बनाने का मन है मेरा कि मतलब ऑफ कोर्स मैं वो चीज़ करूँगा, बट मेरे को अब वैसा जॉनर मैंने एक बार ही ट्राई करके देखा, वो क्लिक भी हुई, मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं भी अभी ट्राई करूँगा। तो वो जॉनर है। बाकी यार ये है कि अंडरग्राउंड हिप हॉप ऐसी एक ऐसा एक इमोशन है, मतलब कुछ भी कोई भी बड़ी डील आ जाए और कुछ भी हो जाए और कितना भी बड़ा गाना हो, कुछ भी हो भाई, बॉलीवुड में आ जाए, अंडरग्राउंड हिप हॉप नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि वही है यार, हमने सुना ही इसलिए खुद की मोटिवेशन के लिए सुना है, लिखा भी खुद की मोटिवेशन के लिए ही है। इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव आर्ट फॉर्म है, अनफॉर्चुनेटली भाई अंडररेटेड ही है अभी भी। कि भाई स्पिटर्स जो हैं उनको लोग बोल देते हैं बहुत बारी कि भाई इसमें म्यूजिकलिटी नहीं है। वो जो फ्लोज और स्कीम्स बना रहा है वो म्यूजिकलिटी ही तो है, मतलब वो तोड़ रहा है बीट को, अपने फ्लोज से तोड़ रहा है, अपनी स्कीम से तोड़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो म्यूजिकलिटी। मतलब वो भी एक सॉन्ग कॉम्पोजिशन में अलग चीज़ ही आ रही है। बट वही है, सैडली वो भी काफ़ी अंडररेटेड ही है अभी भी। तो ये है कि स्पिटिंग तो करनी है, वो तो अंदर से आता ही है। जॉनर्स बहुत सारे और डिस्कवर किए जाएंगे, मतलब अभी कोलैबोरेशंस भी वैसी आ रही है, और भी अलग अलग आर्टिस्ट हैं अपार्ट फ्रॉम हिप हॉप, उनके साथ भी कोलैबोरेट करने का वो है कि स्टेप इन करा जाए दूसरे जॉनर्स में भी। क्योंकि राइटिंग का नैक वैसे है कि मतलब राइटिंग भी वैसे आती है। मेरे को जैसे हिंदी लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर पढ़ने का बहुत वो है, तो मेरे घर पे लाइक बुक्स वगैरह रखी हैं, मैं पढ़ता हूँ अभी भी, ऑनलाइन भी आती है। वो वाली नहीं रील देखता मैं जो पीछे से जिस कदर हम पीछे और पीछे सेट भाई वो वाली शायरियाँ नहीं सुनता मैं, वो वाली तो बहुत वैक होती है, वो वाली नहीं सुनता। बट मैं मुशायरे सुनता हूँ पूरे 1-1 घंटे के बैठ के। अभी तहजीब हाफी है, वो बहुत चल रहे हैं, उनके मुशायरे सुनता हूँ। एक जॉन एलिया को भी सुन, जॉन एलिया साहब तो मतलब भाई वो तो वन ऑफ द लेजेंड्स है भाई, मतलब वो तो है, मतलब उनकी तो बुक पढ़ी हुई है, फैज़ अहमद फैज़ की बुक पढ़ी हुई है। उनकी एक बात की शायरी उसने हरजस भाई के एक गाने में भी, उन्होंने एक गाना बनाया था, जॉन एलिया ही नाम था, उसके लास्ट में वो कहते हैं कि हमें कोई शर्म नहीं है कहने में कि जो तरक्की कर रहा है हम उससे जलते हैं। ये भी बढ़िया बात है। हाँ भाई, और क्या, ये सच बात है, जेन्युइन। जो स्पेक्टर भाई ऐसा है नहीं है क्या जो तरक्की कर रहा है उससे जलन होती है वैसे कभी कभी मतलब होती है नहीं होती, कभी कभी क्या एक बार हुई तो हो ही गई है। जलन मतलब यार ये है कि जलन से ज्यादा यार तरस आता है अपने पे, नहीं उस पे। कि क्या टट्टी फैल रही है यार ये। भाई वो बात नहीं है कि टट्टी फैल रही, वो वाली बात नहीं। जो आपके फेलो कंटेस्टेंट थे, जैसे अभी GD पाजी ने परमीश वर्मा के साथ कोलैब कर लिया, या स्क्वायर भाई के कॉन्सर्ट बहुत तगड़े चल रहे हैं, तो ऐसे इस वे में कि भाई सेम कंटेस्टेंट की कुछ जेलेसी होती है या कैसा लगता है? यार ये चीज़ तो अभी भी ऐसा है कि जितने भी हसल के कंटेस्टेंट थे जो पहले भी निकल चुके हैं, जो कुछ लोग बाद तक रह गए, कुछ लोग पहले निकल गए, ऐसा नहीं हुआ, वो कोई नहीं कह सकता कि यार हमें इग्नोर कर दिया। हमारा अभी भी हसल सपोर्ट ग्रुप है MTV का, रात को कभी भी चढ़ जाती है उधर,
मीम्स शेयर हो जाते हैं, बातें वैसी करते हैं। जो 20वां तक कंटेस्टेंट था ना, वो भी अभी उसी ग्रुप पे हैं और अभी सेम बात करते हैं। बहुत लोग मिलते हैं आपस में, मतलब प्रॉपर वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले दिन मिले थे, वही सब होता है। डिफरेंस ऑफ कोर्स यार, ये ना कुछ लोगों को क्लैरिटी होती है, जैसे मेरे को स्टार्टिंग में थी क्लैरिटी कि भाई हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो, या तो मैं बहुत पीछे रह जाऊं या तो मैं बहुत आगे चला जाऊं, मेरे साथ वाले बहुत पीछे हो जाएं। ये क्लैरिटी थी कि भाई अब शो है, कंपेटिटिव है, जो जीतेगा एक या जो टॉप तक आएगा उनको ज़्यादा क्लाउड मिलेगा। इस बात की क्लैरिटी सबको मन में होती है, बात कोई मुंह पर बोलता नहीं है, सबको पता होता है कि ये सब होता है। अब ये है कि एक तो चीज़ ये भी होगी, स्क्वायर का नाम लिया, जैसे आपने जीडी पाजी का नाम लिया, ये लोग बहुत वेल डिजर्व्ड लोग हैं जिनको जो मिला है। स्क्वायर को जो एक एक चीज़ मिली है और इंशाल्लाह आगे भी मिलेगी, वो ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। और ये आप किसी भी कंटेस्टेंट से पूछ लो, वो जितना जेन्युइन है और जितना कंसिडरेट है अपने आर्ट को लेके, वो उसके साथ बैठ के आप बात करोगे तो बकचोदी तो होती है ऑफ कोर्स, बट ये होती है कि भाई वो डिस्कस करता है भाई आर्ट के बारे में। उसका फेवरेट आर्टिस्ट जेकोल है, देख के लगेगा नहीं आपको उसको कि वो जैसे जैसे गाने उसने MTV हसल पे करे हैं कि वो जेकोल का इतना बड़ा, उसकी जो ड्रिप है, जो अटायर, जिस अटायर में वो रहता था MTV हसल में, वो जेकोल की है, यहाँ तक सॉक्स होना वगैरह। जेकोल का एक एक गाना याद है उसको, वर्ड बाय वर्ड, अंडररेटेड गाने याद है जेकोल के उसको। तो इतना बड़ा एक तरीके से वो कह लो कि भाई स्टूडेंट है भाई आर्ट फॉर्म का। सिमिलरली जीडी पाजी, आप बैठ के उनके साथ मिक्सिंग की बातें कर सकते हो। वो अभी भी आप उनको बोलो कि पाजी मेरे को गाने भेजो, कि दूसरी वाइब के गाने सुन रहे हो, तो आपको भेजेंगे बीच बीच में। अचानक से वो कभी आपके पुराने गाने बैठ के सुन रहे तो आपको सामने से मैसेज करेंगे। बाकी वो MTV हसल ग्रुप तो है ही, जिसमें अभी वो मैटर नहीं करता कि कौन कितना बड़ा हो गया, कौन कितना पीछे रह गया, वो मैटर नहीं करता उस ग्रुप पे। अभी भी वैसी होती है, किसी का गाना निकलता है, सब शेयर करते हैं, सब आपस में बात करते हैं। उस ग्रुप में सबसे पहले गाना डालता है बंदा कि भाई हमने गाना डाला है, तो सब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, शेयर वेयर करते हैं, वैसी वाली वाइब है। तो उन टर्म्स में जेलेसी नहीं आई। एक चीज़ हो सकती है कि पता लगता है कि अच्छा हाँ यहाँ तक भी जा सकते हैं। जैसे जीडी पाजी का प्रिंस नरोला के साथ, प्रिंस पाजी के साथ कोलैब आया, परमीश वर्मा के साथ कोलैब, ये सब बहुत बड़े नाम है। स्क्वायर या पैराडॉक्स जैसा आर्टिस्ट VH1 सुपरसोनिक कर रहा है, तो एक तरीके से ना वो आता है कि भाई यहाँ तक जा सकते हैं भाई, यहाँ तक वो है, यहाँ तक विजिबिलिटी है रैप की, यहाँ तक पहुँच है भाई इस जॉनर की। तो वो एक वैलिडेशन मिलती है कि भाई यहाँ तक भी जाया जा सकता है। तो उस टर्म्स में मतलब वो बात नहीं कह रहा कि आपको मसाले वाली बात दी नहीं मैंने, नहीं मसाले भाई देख, मैं ये मानता हूँ कि जितने लोगों के साथ हम यहाँ पे बैठे हैं भाई, हम एक्टर्स के साथ बैठे हैं, परफॉर्मर्स के साथ बैठे हैं, दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर के साथ बैठे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जितने भी म्यूजिशियंस या रैप आर्टिस्ट होते हैं ना, पर्टिकुलरली हिप हॉप आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो 47 भाई थे या पैंथर भाई थे या आप हो, और जितनों से भी हम मिले हैं, विलेन भाई है, म्यूजिक वाले या जो अपने आर्ट फॉर्म से बहुत सेल्फ मेड होते हैं, और वो ना जो लिखते खुद हैं, वो बहुत डीप और सच्चे लोग होते हैं। उनके मुंह पे जो होता है ना वो बोल देते हैं, वो छुपाते नहीं, उनसे एक्टिंग नहीं होती, सीधी बात। जैसे तो आपके आंसर से मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, और ये नहीं लग रहा मसाला नहीं मिला, और तो वो जेन्युइन बात है तो है। तो पैरा है अपना, वो बोलते हैं कि 18-19 साल का लड़का है यार, अभी तो कितना यंग है वगैरह। आपने उसकी पहले की हसल नहीं देखी ना, वो 14 साल की उम्र से कर रहा है यार। वो उसने म्यूज़िक सीखा है, उसने प्रोडक्शन सीखी है, उसने इतना टाइम डेडिकेट किया है यार। एक बच्चे ने जिसने अपनी पता नहीं कितनी चीज़ें सैक्रिफाइस करके, भाई पार्टियाँ सैक्रिफाइस करके, दोस्त सैक्रिफाइस करके रोज़ स्टूडियो जा रहा है। किस लिए जा रहा है भाई? कुछ आगे है भी नहीं, उसको क्या दिख रहा था हसल से पहले कि भाई कहाँ तक जा सकता है वो? कुछ भी नहीं। बट भाई आप करे जा रहे हो, आप ऑन इट एवरी डे, यू आर इन द स्टूडियो, एवरी डे यू आर एग्जीक्यूटिंग। तो वही है कि वो इतने सालों से कर रहा है, तो अब पे ऑफ कर रहा है वो। स्क्वायर जो है, स्क्वायर को शायद से हम लोगों ने इधर नॉर्थ साइड में, या फिर मतलब वो वैसे तो फरीदाबाद का, वो पहले साइफर वाइफर भी करता था, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स भी होते थे रैप के 2020 में, तब भी MC स्क्वायर का नाम लोगों ने सुना हुआ है। तो वो तब से कर रहा है, और वो मतलब 2020 क्या, उससे बहुत पहले से कर रहा है। वो ऐसा आर्टिस्ट है जो करके बीच में छोड़ चुका था भाई कि कुछ नहीं होगा, फिर वापस वो आया है भाई। फिर वापस उसके आई गेस उसका जो दोस्त है हिमांशु, उसने उसको कंपटीशन के बारे में बताया, जो कि मतलब स्क्वायर ने बताया था कि ऐसा ऐसा था, कि उसके दोस्त ने बताया, और फिर वापस आया, वापस गाने बनाए, गाने लिखे, करे। वही है भाई, जब आप देखते हो ना कि भाई इन्होंने अपने पेन को इतना टाइम दिया है और अब इनको इनका रिटर्न मिल रहा है, तो जलन नहीं होती, कॉन्फिडेंस बहुत आता है देख के कि भाई तुम इतना टाइम दोगे तो पॉसिबल हैं चीज़ें।
पे ऑफ करती हैं चीज़ें। जीडी पाजी ने पता नहीं कितने साल दे दिए यार, मतलब वो कितने सालों से हैं, अभी वो पे ऑफ कर रही है ना। अगर ही डिजर्व्स इवन मोर, मतलब ये मे गॉड ब्लेस हिम विद इवन मोर सक्सेस, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं भाई। उन्होंने कला को बहुत टाइम दिया है। अब बैठ के उनसे म्यूज़िक की बात करोगे तो पता लगेगा भाई कि कितना ज़्यादा टाइम खर्च करा है भाई इंसान ने। सिर्फ सरफेस लेवल वाली बातें नहीं करते वो लोग, तो वो चीज़ है। सही है भाई। भाई ये बातें तो मुझे लग रहा है ख़त्म नहीं हो सकती, ये तो चलती ही रहेंगी। हम इन बातों के लिए फिर से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई रहते हैं में भाई मैं तो बाजू भी 10 मिनट दूर है भाई, दोबारा आ जाना यार। मज़ा आ गया जेन्युइनली। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई एक ऐसा लड़का जो पहले इतना सहम हुआ, तूने जो अपनी जर्नी बताई कि मैं एक रूम में घुसा, वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, मैं उनके पास नहीं गया, मैंने अपने पे भरोसा रखा, एंड ऑल्सो तूने करके दिखाया, तूने खुन्ने खोले, तो टॉप 5 तक गया। एक और चीज़, ऑडियंस को लगता है जिन लोगों को कि भाई अपने पेरेंट्स से चीज़ें शेयर नहीं करनी, यार मैं खुद का डिसीजन ले लूँगा, आई एम द वन, मुझे पता है ज़्यादा, आपको नहीं पता, बहुत गलत है। हाँ भाई का एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है। मॉम डैड से चीज़ें शेयर करी और माँ बाप ने बढ़िया रास्ता दिखाया और भाई ने फाड़ दी। भाई ये मम्मी पापा को लूप पे तो रखना ही चाहिए भाई, ऐसे टाइम पे तो रखना चाहिए, क्योंकि अपन की जो मीडिया वाली फील्ड जितनी भी है ना, वो थोड़ी है कि भाई भरोसेमंद वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे नहीं आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि खुद ही इतनी वल्नरेबल पोजीशन पे आप होते हो ना कि ज़्यादा लोग भरोसे करने वाले भी नहीं मिलते, मतलब मिलते ही नहीं है ऐसे लोग। तो जितना आप लूप में रखोगे मम्मी पापा को कि भाई ये करना है ऐसे होगा, फिर भाई छोटे छोटे रिटर्न्स ला के दिखाओ, अपना सब्सक्राइबर बेस बनाओ या कुछ भी अपने लेवल अपनी जनता बनाओ, अपनी कम्युनिटी बनाओ, वो हो जाएगा टाइम से। तो वो दिखेगा उनको भी, बस उनको लूप में रखना ज़रूरी है। ऐसा वो दिन चले गए मेरे ख्याल से कि भाई मतलब आर्टिस्ट बनने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। मेरे को लग रहा है वो एनिमिटी भाई रखनी नहीं चाहिए माँ बाप से। अभी तो इतना ऐसा कल्चर हो गया कि वो भी फ़ोन फेसबुक सब यूज़ करते हैं यार, उनको पता है करियर बन रहे हैं भाई लोग इसमें, तो वही है कि उनको लूप में रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो चलो भाई, मैं जनता से बोलूँगा कि आप स्पेक्टर भाई को हर जगह जाके फॉलो कर लें, भाई के सभी गाने सुने, इंस्टाग्राम बिल्कुल एकदम स्पॉटिफाई, यूट्यूब चैनल, यहाँ पे गोल बटन भी आ रहा होगा, इंस्टाग्राम, हर जगह भाई को फॉलो कर लो। भाई के बहुत खतरनाक कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, हमें तो पता चल गया है, एक तो बहुत ही बड़ा आ रहा है, आपको वक्त के साथ धीरे धीरे पता चल जाएगा। और मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में, फिलहाल के लिए बाय बाय। आप कुछ कहना चाहोगे जाते जाते? बढ़िया यार, मज़ा आया मेरे को, तो ऐसा लगा भाइयों के बीच में बैठ के बात कर रहा हूँ। ये तो माइक वाइक सेटअप कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, बढ़िया लगा। बाकी यहाँ बाजू में रहता हूँ यार, कभी बुला देना तो आई एम ऑलवेज ओपन। डन चलो बाय बाय, लव यू प्यारी जनता।